बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है ये सफ़ूफ़ नज़र है। नज़र को तेज़ करने के लिए आज मैं आपके सामने एक नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आप इसको बनाएंगे और मुझे दुआओं में याद रखेंगे। अगर नज़र कमज़ोर हो गई है, मिसाल के तौर पे नब्ज़ आपकी है उज़लाती गुद्दी या फिर गुद्दी उज़लाती तक नब्ज़ है, यानी कि खुश्क गर्म और गर्म खुश्क, अगर कोई तबीब देख सकता है तो 3 से 4 उंगलियों तक अगर नब्ज़ किसी मरीज़ की महसूस हो रही है तब आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर सफ़ेद मोतिया की सूरत में अगर नज़र कमज़ोर है तो फिर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल नहीं करवाएंगे, ये उसको ज़्यादा कर देगा, क्योंकि जो चीज़ मिजाज के मुताबिक इस्तेमाल की जाएगी तो वो इंशाल्लाह मुकम्मल फ़ायदा देगी। आप इस नुस्खे के कुछ मज़ीद फ़वाइद मैं आपके सामने रखता हूँ। नज़र कमज़ोर होने की वजह से अगर सर का दर्द है, आँखों से पानी आता है, पानी बहता रहता है आँखों से, और सर का दर्द रहता है नज़र की कमज़ोरी की वजह से, तब भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे। आँखों के अंदर अगर खुजली है, इरिटेशन है, खुजाते रहते हैं बार बार आँखों को, तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गर्मी की ज़्यादती की वजह से, जिस्म के अंदर गर्मी की ज़्यादती की वजह से ये मामलात होते हैं। आँखों में जलन सी होती है, आँखों के अंदर ऐसे समझ लें कि खुजली होती है, तो आप इसके लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त चीज़ है। ये दिमाग की कमज़ोरी को दूर करता है ये नुस्खा, और इसके दिमाग की कमज़ोरी को दूर करके ये आँखों की बसारत को तेज़ करता है। अगर आपकी दिमागी कमज़ोरी की वजह से अगर आँखों की जो नज़र है वो कम है, तब भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, आपका दिमाग जो है वो इंशाल्लाह तरोताज़ा रहेगा, दिमाग की कमज़ोरी ठीक हो जाएगी। आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए ये ज़बरदस्त नुस्खा है। मैदे को साफ़ रखता है, तब आप इस नुस्खे से फ़ायदा उठा सकते हैं जब आपका मैदा सही हो। तो ये सबसे पहले आपके मैदे के ऊपर काम करेगा। आपका मैदा जैसे ही साफ़ होगा तो इंशाल्लाह बाकी जो मामलात हैं वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। जिगर के अंदर अगर सुद्दे बन गए हैं, जिगर में कोई कब्ज़ की शिकायत हो गई है, मिसाल के तौर पे मैं ये लफ्ज़ बोल गया हूँ कि जिगर में कब्ज़, तो ये भी एक मुकम्मल एक बात है। अगर किसी वक्त मैं इंशाल्लाह इसको भी खोल के आपके सामने रखूँगा। जब जिगर के अंदर फासिद मवाद रुक जाते हैं तो उसको भी जिगर की कब्ज़ कहा जाता है। तो इस तरह अगर आपके जिगर के अंदर कोई सुद्दे बन गए हैं, कोई जो गुदद नाकला हैं उनके अंदर सुद्दे बन गए हैं और मवाद जो फासिद मवाद है वो सही तरह खारिज नहीं हो पाता, तब भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह ये आपके जिगर के गुदद नाकला को तेज़ करेगा, और उससे जो होगा ये होगा कि आपके जो जिस्म के अंदर फासिद मवाद रुका हुआ है वो इंशाल्लाह ठीक होगा। जब आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले आपके मैदे के अंदर गैस जो कि बदबू की शक्ल इख्तियार कर चुकी होती है, ज़्यादा अरसा गैस की शिकायत रहने की वजह से ये मामलात हो जाते हैं। मैदे के अंदर फासिद मवाद रुकता है, वो सही तरह खारिज नहीं हो पाता, तो वो फिर मुताफ़िन हो जाता है, और इसी ताफ़ुन से फिर जो हवा खारिज होती है वो बदबूदार होती है, और यही चीज़ें अंदर आपके खून को ख़राब कर रही होती हैं, तब जाके ये मामलात पैदा होते हैं। आज का जो हमारा नुस्खा है, इसका जो मौजू था, ये नज़र की कमज़ोरी के लिए, ये नज़र को तेज़ करने के लिए मैं नुस्खा आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आप नोट कर लें। मगज़ बादाम आपने लेने हैं 120 ग्राम, इनको मुकशर कर लेना है। आप इनको भिगो के रख देंगे, 1-2 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे। थोड़ी देर के बाद जब आप देखेंगे 1 से 2 घंटे बाद, तो इनका जो छिलका है वो नरम हो चुका होगा। छिलके को आपने उतार लेना है, उसको साफ़ कर लेना है। ये अब मगज़ बादाम आपके पास मुकशर हैं, यानी कि छिलके से पाक हैं। तो इस तरह आप इनको फिर आप थोड़ी सी धूप लगवा लें, ताकि इनका जो पानी का ऊपर जो पानी आया हुआ है वो सारा खुश्क हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो मुकशर मगज़ बादाम आपके पास हैं, ये आपने 120 ग्राम लेने हैं। सौंफ 30 ग्राम लेने हैं। सफ़ेद मिर्च ये आपको पंसार से मिल सकती है, काली मिर्च के बराबर ये एक मिर्च होती है सफ़ेद कलर की, तो ये आपने 15 ग्राम लेनी है। और मगज़ है कद्दू के जो मगज़ हैं, कद्दू का जो तुख्म होता है उसके मगज़ मिलते हैं, वो भी 15 ग्राम लेने हैं। ये चारों चीज़ें आप लेके इनका सफ़ूफ़ कर लें। इंशाल्लाह आप इसके अंदर सफ़ूफ़ जब कर लेंगे, एक तो खुशबू इसकी अच्छी होगी,
اور دوسرا اس کا ذائقہ بھی بہترین ہوگا۔ اب اس کے اندر ہم وزن آپ نے کوزہ مصری استعمال کرنی ہے۔ اکثر ہمیں جنرل سٹور وغیرہ کریانہ سٹور سے مل جاتی ہے کوزہ مصری، دھاگا مصری بھی جسے کہتے ہیں، اکثر کچھ بھائی ایسے بھی کہتے ہیں کہ دھاگا مصری۔ تو یہ آپ نے باقی چیزوں کے ہم وزن اس کے اندر مکس کرنی ہے اور اس کا صفوف کر کے یہ آپ کسی خاص کسی ڈبے کے اندر بند کر کے رکھ لیں، محفوظ ڈبے کے اندر۔ تو اب اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ بڑوں کے لیے تو 1 چمچ ہے جو ہم چاول استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ 10 گرام آپ بڑے بندے کو، آپ عورت ہو مرد ہو، اس کو آپ 1 چمچ صبح شام دیں گے دودھ کے ساتھ، نیم گرم دودھ ہو اس کے ساتھ آپ نے 1 چمچ دینا ہے۔ اگر کوئی بچہ ہے، اکثر بچوں کی بھی نظر کمزور ہوتی ہے، پڑھنے لکھنے والے بچے جو ہوتے ہیں ان کی نظر کمزور ہوتی ہے، ان کا دماغ جو ہے اس میں بھی کمزوری ہوتی ہے، اس لیے انہیں سبق یاد نہیں رہتا، بلکہ وہ محنت بھی کرتے ہیں لیکن جب ان کو سنانے کی باری آتی ہے یا اپنا ایگزام وغیرہ کی باری آتی ہے تو اس وقت انہیں وہ چیزیں بھول چکی ہوتی ہیں۔ تو ان کے لیے بھی آپ اس نسخے کو استعمال کریں گے، ان کے لیے آپ ٹی اسپون استعمال کریں گے، چائے والا چمچ، 1 صبح شام نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ آپ اس کو اس وقت ایسے وقت دیں جب معدہ نہ بھرا ہوا ہو اور نہ ہی بالکل خالی ہو، تب آپ اس نسخے کو استعمال کریں گے۔ اور جب کوئی بندہ یہ نسخہ استعمال کر لے تو اس کے بعد وہ تھوڑا سا چلے پھرے تاکہ اس کے جو نسخہ اس نے استعمال کیا ہے وہ جسم کے اندر ہضم ہو اور اس کی جو طاقت ہے، انرجی ہے، وہ آپ کو مل سکے۔ تو آپ نے جو خوراک ہے اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ 3 اور 4 نمبر کی جو خوراکیں ہیں وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی، اس کی جگہ 5 اور 6 نمبر کی جو خوراک ہے ان میں سے جو بھی چیز آپ کو ملے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ غذائی چارٹ آپ کو میرے اسی چینل کے اوپر ویڈیوز کی شکل میں مل جائیں گے، آپ وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔